Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Today I will talk about the 11th video of the economics. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. विद रेफरेंस टू द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल सब्सिडी की जो खेती से रिलेटेड सब्सिडीज़ हैं, छूट है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है. फर्स्ट स्टेटमेंट, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया कम्स अंडर द रेड बॉक्स सब्सिडी एज दे कोज डिस्टोर्शन टू द वर्ल्ड ट्रेड. क्योंकि वो वर्ल्ड ट्रेड जो है, संसार का जो हमारा बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, उसमें डिस्टोर्शन देते हैं, इसलिए उसको रेड बॉक्स सब्सिडी बोला गया है. सेकंड है, अंडर द एम्बर बॉक्स प्राइस सपोर्ट अप टू 10% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चरल आउटपुट पर एनम इज अलाउड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज. तो इसमें बोला गया कि एम्बर बॉक्स में जो प्राइस सपोर्ट अप टू 10% सब्सिडी दी जा सकती है, उसको एम्बर बॉक्स बोलते हैं. थर्ड है, द सपोर्ट प्राइस इज प्लेस्ड इन द ब्लू बॉक्स इफ द सपोर्ट रिक्वायर्स फार्मर्स टू लिमिट प्रोडक्शन. अगर प्रोडक्शन को लिमिटेड किया जाए तो उसको ब्लू बॉक्स में डाला जाता है. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. बेसिकली इसमें अगर आपको सब्सिडीज़ के बारे में नॉलेज है तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी USA के साथ हमारा इशू चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो हम सब्सिडी दे रहे हैं वो उनके देश के लिए हार्मफुल है, बिजनेस के लिए, वर्ल्ड ट्रेड के लिए. तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए, साथ ही साथ अटैम्प्ट करते रहोगे तो अच्छा रहेगा, आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. ए है फर्स्ट ओनली, B है सेकंड और थर्ड, C है थर्ड और D है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन B है. इन वर्ल्ड ट्रेड टर्मिनोलॉजी सब्सिडीज आर आइडेंटिफाइड बाय द बॉक्सेस विच आर गिवन द कलर्स ऑफ द ट्रैफिक लाइट्स. ग्रीन है परमिटेड, जो ग्रीन सब्सिडी होंगी वो परमिटेड होंगी. एम्बर है स्लो डाउन, इनको कम करने की जरूरत है, नीड टू कर्ब, रिड्यूस्ड. देर इज ए ब्लू बॉक्स फॉर दी सब्सिडीज दैट आर टाइड टू प्रोग्राम्स दैट लिमिट्स प्रोडक्शन. अगर प्रोडक्शन को लिमिट करती हैं तो उनको ब्लू बॉक्स सब्सिडी बोलते हैं. देर आर आल्सो एग्जम्पशन फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू S&D बॉक्स द सोशल एंड डेवलपमेंट बॉक्स के थ्रू भी डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ छूट है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है, क्योंकि द एग्रीमेंट विद इन द WTO हैज़ नो रेड बॉक्स. रेड बॉक्स नहीं है. ऑल्दो डोमेस्टिक सपोर्ट एक्सीडिंग द रिडक्शन कमिटमेंट लेवल्स इन द एम्बर बॉक्स इज प्रोहिबिटेड. मान लो जो एम्बर बॉक्स में लिमिट क्रॉस कर गया वो प्रोहिबिटेड है. एम्बर बॉक्स सब्सिडीज आर कंसिडर्ड टू डिस्टोर्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड. एम्बर सब्सिडीज को ही डिस्टोर्शन और ट्रेड में डिस्टर्ब करने वाली माना गया है. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. प्राइस सपोर्ट अंडर द एम्बर बॉक्स इज सब्जेक्टेड टू लिमिट्स, जनरली 5% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चर आउटपुट पर एनम फॉर द डेवलप्ड कंट्री एंड 10% फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज. मतलब जो प्रोडक्शन की 5% तक तो सब्सिडी दे सकते हैं डेवलप कंट्री और 10% डेवलपिंग कंट्रीज का मानना होगा. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. द सपोर्ट प्राइस इज प्लेस्ड इन द ब्लू बॉक्स इफ रिक्वायर्स फार्मर टू लिमिट प्रोडक्शन. तो जो सपोर्ट दिया जाता है उसको ब्लू बॉक्स में माना जाता है अगर उसको प्रोडक्शन का लिमिट रखना है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, दीज आर इशूड बाय द कॉर्पोरेट सेक्टर. ये कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा इशू किए जाते हैं. रेज्ड शॉर्ट टर्म्स फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर से शॉर्ट टर्म के लिए ली जाती हैं. सेकंड है, दे आर नॉन ट्रेडेबल इन द मनी मार्केट. ये नॉन ट्रेडेबल है मनी मार्केट में. थर्ड है, दे आर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है क्या. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन ए है. कमर्शियल पेपर क्या होते हैं? इज एन अनसिक्योर्ड
मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ द प्रोमिसनरी नोट। तो पी नोट बोलते हैं, प्रोमिसी मतलब प्रोमिस किया हुआ नोट, पी नोट बोलते हैं या कॉमर्शियल पेपर बोलते हैं। आपने मूवी में ये नाम सुने होंगे, या आप अगर इक्विटी और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इनको पता रहेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉमर्शियल पेपर कैन बी इशूड फॉर द मेच्योरिटी रेंजिंग फ्रॉम द 7 days to 365 days, उनको कॉमर्शियल पेपर बोलते हैं। हैंस दे आर टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म। They have become one of the popular routes for the corporate sectors to raise funds when compared to the loan from the banks. बैंक से लोन न लेके इनसे पैसा जुटाते हैं कॉमर्शियल पेपर से। 7 दिन से 365 दिन तक का इनका वैलिडिटी रहता है, शॉर्ट टर्म लोन मिलते हैं इनसे। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कॉमर्शियल पेपर आर ट्रेडेबल इन दी मनी मार्केट। कॉमर्शियल पेपर को बेचा जा सकता है मनी मार्केट में। आल्सो द सिक्योरिटी सेबी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अलाउड द लिस्टिंग ऑफ द कॉमर्शियल पेपर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज टू ब्रॉडन द इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन इन 2019। तो इनको स्टॉक मार्केट में भी रखा गया है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कॉमर्शियल पेपर इज एन इनसिक्योर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट नॉट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो कॉमर्शियल पेपर क्या है? अनसिक्योर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, नॉट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ, तो बट वीडियो आप लोगों के लिए अपडेट करने के लिए बनानी ज़रूरी है। तो आप बाहर के एनवायरनमेंट का, बर्ड्स चर्प कर रहे हैं, चिड़िया चर्पिंग कर रही हैं, तो आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा आपको मेरे साथ। विद रेफरेंस टू द एंजल टैक्स, एंजल टैक्स के बारे में दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? फर्स्ट है, इट इज़ ए टैक्स दैट अनलिस्टेड कंपनीज आर लायबल टू पे ऑन द कैपिटल दे रेज थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स। कौन सा टैक्स है ये? इट इज़ ए टैक्स अनलिस्टेड कंपनीज, जो लिस्टेड नहीं है कंपनी, लायबल टू पे कैपिटल, उनको पैसा देना है, रेज थ्रू द इशू ऑफ द शेयर्स। तो इशू जो शेयर करते हैं उनसे पैसा कमाता है, उनको टैक्स लगता है। सेकंड है, इट वाज इंट्रोड्यूस टू फाइट मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को फाइट करने के लिए। थर्ड है, इट इज़ नॉट अप्लीकेबल टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द एनआरआई, एनआरआई इन्वेस्ट करते हैं उनको अप्लीकेबल नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? नीचे दिए गए कोड में से आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है सेकंड ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन डी है। एंजल टैक्स क्या होता है? एंजल टैक्स इज लिवाइड ऑन द कैपिटल रेज वाया इशू ऑफ द शेयर्स बाय अनलिस्टेड कंपनीज। तो अनलिस्टेड कंपनी है और उन्होंने अपना कैपिटल शेयर दे के पैसा ही उठाया है, तो उस पर टैक्स लगेगा, उसको एंजल टैक्स बोलते हैं। फ्रॉम एन इंडियन इन्वेस्टर इफ द शेयर प्राइस ऑफ इशू शेयर इज सीन एज मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। मतलब क्या होता है, कई बार अपने शेयर का दाम बढ़ाने के लिए उसको ज़्यादा पैसे पर अपनी सेल कंपनी कोई लोकल कंपनी से खरीदवा देते हैं, जिससे कि मार्केट में उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो उसको कर्व करने के लिए ये एंजल टैक्स लगाया जाता है। एक्सेस रियलाइजेशन ऑफ इज कंसिडर्ड एज इनकम, इट इज़ टैक्स एट द रेट ऑफ द 30.9% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ये 30% लगभग 31% टैक्स लगता है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द एंजल टैक्स वाज इंट्रोड्यूस अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट in 2012 to fight money laundering. The rationale behind this move is that the bribes and commission could be disguised as angel investment to escape taxes. तो जो कमीशंस हैं उनको ब्राइब दी जा सकती है और डिस्गाइज किया जा सकता है टैक्स की वजह से। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। एंजल टैक्स इज इम्पोज्ड ओनली ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए रेजिडेंट इन्वेस्टर, इट इज नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ द इन्वेस्टमेंट आर मेड बाय द एनआरआई और वेंचर कैपिटल फंड्स। अगर एनआरआई इन्वेस्ट करता है तो उन पे टैक्स नहीं लगता है, एंजल टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द बुडापेस्ट कन्वेंशन रिसेंटली इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बुडापेस्ट कन्वेंशन रिसेंटली न्यूज में था, उसके बारे में स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ द सोल लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी ऑन द साइबर क्राइम। ये अकेली एक बाइंडिंग ट्रीटी है साइबर क्राइम पे। सेकेंड है, इट वॉज साइंड अंडर द एजिज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, क्या यूनाइटेड नेशन की छत्र छाया में साइन हुई है। थर्ड है, इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ द कन्वेंशन, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इस कन्वेंशन का। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है फर्स्ट और सी है थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। द काउंसिल ऑफ यूरोप साइबर क्राइम कन्वेंशन ऑन द और द बुडापेस्ट कन्वेंशन इज द सोल लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी। तो काउंसिल ऑफ यूरोप है जो एकली साइबर क्राइम कन्वेंशन है, यही एक अकेला लीगली बाइंडिंग है, मतलब जो भी कंट्रीज़ के साइन कर रहेंगे उनको लीगली बाइंडिंग है साइबर क्राइम से रिलेटेड। इट कोऑर्डिनेट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन बिटवीन नेशनल स्टेट्स एंड क्रिमिनलाइजिंग
द सर्टेन साइबर कंडक्ट, देशों के बीच में साइबर कंडक्ट हो रहा है उसको क्रिमिनलाइज घोषित भी कर सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इट वॉज नॉट साइंड अंडर द एजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इट वॉज मेड और ड्राउन अप बाय द काउंसिल ऑफ यूरोप इन द स्ट्रासबर्ग फ्रांस, फ्रांस में साइन हुआ विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप्स ऑब्जर्वर स्टेट कनाडा, जापान, साउथ अफ्रीका एंड द यूएन। तो ये ऑब्जर्वर हैं, हालांकि यूरोपियन यूनियन का ही ये है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है और ना ही बुडापेस्ट कन्वेंशन का, मतलब साइबर क्राइम से रिलेटेड अपना यहाँ कोई कन्वेंशन साइन नहीं हुआ, ये यूरोपियन यूनियन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द यूरोपियन बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट EBRD, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? फर्स्ट है, इट इज ओन्ड बाय द मेंबर स्टेट ऑफ द यूरोपियन ओनली, ओनली एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, हमें इसका पहले ही एनसर्कल करना है किससे कि हम याद रहे कि ओनली कहा गया है। तो क्या यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स रहते हैं इसमें, यूरोपियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में। सेकंड है, द प्रोजेक्ट्स इन इंडिया आर नॉट एलिजिबल टू रिसीव EBRD फंडिंग, इंडिया के जो प्रोजेक्ट हैं क्या वो EBRD फंडिंग नहीं ले सकते। थर्ड है, इट डज नॉट फिनेंस कोल पावर प्लांट्स ड्यू टू द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये डजेंट फाइनेंस करता है कोल पावर प्लांट्स ड्यू टू एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, तो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डालते हैं कोल, तो इसलिए क्या उनको फाइनेंस नहीं देता, पैसा नहीं देता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है सेकंड ओनली एंड डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका आंसर बी है। यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज ए मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक सेटअप इन द 1991। आप ऐसे याद रखते हैं, किसी बच्चे का अगर डेट ऑफ बर्थ 1990 है तो उससे 1 साल बाद EBRD का स्ट्रक्चर बना था। द फॉल ऑफ द बर्लिन वाल, बर्लिन वाल गिर गई थी, बर्लिन वाल। टू प्रमोट प्राइवेट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव इन द एमर्जिंग यूरोप, यूरोप में एंटरप्रेन्योरशिप फैलाने के लिए बर्लिन वाल के गिरने के बाद बना है ये बैंक। इट हैज़ मेंबर्स फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड विद द बिगेस्ट शेयर होल्डर विद द यूनाइटेड स्टेट्स के ज़्यादा शेयर है, बट ओनली लैंड्स रीजनली इन द कंट्रीज ऑफ द ऑपरेशन, तो रीजनली ये लोन देते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, EBRD is different from the European Investment Bank, which is owned or only by the European Union members. यूरोपियन जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर के द्वारा ओन किया गया है and used to support EU policy. On the other hand, EBRD is owned by 69 countries. यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक में डिफरेंस है। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इंडिया टेक्स ए शेयर होल्डिंग इन द EBRD बट it cannot be a recipient of the EBRD financing for the projects located in India. इंडिया इसका मेंबर है, शेयर होल्डिंग पे है, बट इंडिया में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके लिए EBRD पैसा नहीं देगा। टू बी एलिजिबल फॉर EBRD फंडिंग एंड प्रोजेक्ट मस्ट बी लोकेटेड इन दी EBRD कंट्रीज ऑफ ऑपरेशन, जो इसके EBRD कंट्रीज़ हैं यूरोपियन के, वहाँ पे ही ऑपरेशन में पैसा लग सकता है। द EBRD कंट्रीज ऑफ द ऑपरेशन इंक्लूड्स 38 emerging economics in the southern and eastern Mediterranean and central and eastern यूरोप, सेंट्रल एशिया में भी, बट इंडिया इंक्लूड नहीं है उसमें। EBRD इज ए यूनिक डेवलपमेंट बैंक इन दिस सेंस इट विल नॉट फाइनेंस कोल पावर प्लांट्स ड्यू टू एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। इट हैज़ प्लेज्ड टू डेडिकेट अबाउ 40% ऑफ फाइनेंसिंग टू ग्रीन इन्वेस्टमेंट बाई 2020। 2020 तक इसने कसम खा रखी है 40% में तो ग्रीन जो इकोनॉमी बना रहे हैं उसको पैसा दूंगा। और EBRD बैंक 1991 में आया था बर्लिन वाल के गिरने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू दी ऑफ बजट बोरोइंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑफ बजट बोरोइंग के बारे में स्टेटमेंट है। फर्स्ट है, दीज आर दी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज दैट कैन बी इनकर्ड टू फाइनेंस गवर्नमेंट स्कीम्स, ये जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी हैं जो इनकर करते हैं फाइनेंस की जो गवर्नमेंट स्कीम के बाद। सेकंड है, द प्रोसीड्स ऑफ द ऑफ बजट बोरोइंग आर यूज ओनली फॉर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे ऑफ बजट फाइनेंसिंग होती है क्या जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए होती है। थर्ड है, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेशन। फिजिकल डेफिसिट वो होता है, मान लो खर्चा कितना है और टैक्स से कमाई कितनी हो रही है, उसको फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। तो क्या उसकी काउंटिंग नहीं होती? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकंड ओनली और डी है थर्ड ओनली। तो इसका सॉल्यूशन बी है, ऑफ बजट बोरोइंग। ऑफ बजट बोरोइंग्स आर दोज फाइनेंशियल लाइबिलिटीज दैट आर इनकर्ड बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। PSU के द्वारा जो बीच में पैसा लिया जाता है बजट सेंक्शन होने के बाद में कुछ पेंडिंग रह जाता है, फॉर विच रीपेमेंट ऑफ द एंटायर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट
इज डन फ्रॉम द गवर्नमेंट बजट से ही पैसा दिया जाता है. इन रिसेंट ईयर्स द सेवरल सेंट्रल PSUs and raised resources from the market by issuing the government of India fully serviced bonds for which repayment of the both principal and interest to be done from the budget only. मतलब बजट से ही पैसा दिया जाएगा. पर ये क्या है, जैसे बजट में जितना अलोकेशन होता है उससे ज़्यादा पैसा चाहिए होता तो बजट फाइनेंसिंग करते हैं, या शॉर्ट टाइम के लिए, तब तक अगला बजट नहीं आता तब तक पैसे कम पड़ जाते तो बजट फाइनेंसिंग होती है. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. इन द पास्ट स्कीम्स लाइक द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्वच्छ भारत मिशन ATC वर फाइनेंस आउट ऑफ द बजट बोरोइंग्स. तो ऐसी स्कीम है जैसे सिंचाई योजना थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दीनदयाल उपाध्याय जी ग्राम ज्योति योजना या स्वच्छ भारत मिशन, इनके लिए फाइनेंस हुआ ऑफ बजट फाइनेंस. और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ऑफ बजट बोरोइंग्स कैन अकर इन बोथ रिवेन्यू एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो लंबे टाइम के लिए कोई हम मशीनरी वगैरह अपने में जोड़ रहे हैं. रिवेन्यू है हाल ही फिलहाल में खर्च हो जाएगा. तो ये फूड सब्सिडीज, बिल्स या एरियर्स ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थ्रू बोरोइंग्स इज एग्जाम्पल ऑफ द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. जैसे FCI अपने फूड के लिए बोरोइंग करता है तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं. इंडियन रेलवे, जैसे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोरोइंग फॉर द रेलवे प्रोजेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर. मान लो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लंबे टाइम तक चलेगा तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में लिया जाता है. तो दोनों चीज़ों को फाइनेंस कर सकता है. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. एज दिस बोरोइंग्स आर मेड बाय द स्टेट ओन्ड फर्म. स्टेट की जो गवर्नमेंट की जो फर्म्स हैं PSU वही लेते हैं. They are not part of the official budget calculation, hence they are excluded from the fiscal deficit calculation, though it does add to the total debt of the government. That controller and auditor कैग ने ये अभी रिकमेंड किया कि ऑफ बजट फाइनेंस को भी फिजिकल डेफिसिट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि हम जो एस्टिमेट कर रहे हैं वो रॉन्ग हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 7th क्वेश्चन है. स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय. ए है IMF, B है एशियन डेवलपमेंट बैंक, C है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और D है नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक. तो इसका सॉल्यूशन A है. स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द इंटरनेशनल IMF के द्वारा स्टार्ट किया गया. ए स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इज सेट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट ए कंट्री मस्ट एडहेयर टू सिक्योर ए लोन फ्रॉम द IMF. जैसे क्या है, मतलब रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे IMF के, उसको ही स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम बोलते हैं. जैसे 1990 में हमारे पास पैसे की कमी हो गई थी, तब हम IMF से लोन लेने गए थे एज ए अपना देश का गोल्ड जो है वो वहाँ पे पहुँचा के. तो मान लो लोन मॉर्टगेज रख के, तो उसको ही कोई रूल रेगुलेशन देता IMF की भाई आपको अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट करना है या आपको सब्सिडीज़ कम देनी है, ऐसे कोई वो फॉलो, उनको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम बोलते हैं. जैसे यही है स्ट्रक्चरल करेंसी टू बी रेड्यूस बैलेंस ऑफ द पेमेंट डेफिशिएंट, डीवैल्यूएट करना है. कटिंग पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट सब्सिडीज़, जैसे प्राइवेट काम को ज़्यादा बढ़ावा देना, सब्सिडी नहीं देनी है. प्राइवेट स्टेट ओन एंटरप्राइज एंड डीरेगुलेटिंग स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्री, तभी हमने LPG लेके आए थे 1990 में. जीरो रेगुलेशन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट बाय द FDI, बिजनेस बढ़ाना है. क्लोज टैक्स लूप सोल्व इम्प्रूविंग टैक्स कलेक्शन डोमेस्टिकली, टैक्स बढ़ाना है और टैक्स का कलेक्शन करना है, यही IMF की कंडीशन होती है. इसको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम बोलते हैं. 1990 में हमारी जरूरत पड़ी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विद रेफरेंस टू द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. CCI के बारे में स्टेटमेंट है. फर्स्ट है इट इज ए स्टेट्यूटरी एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडी. क्वाजी मतलब हाफ होता है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, स्टेट्यूटरी बॉडी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. सेकेंड है इट इज़ मैंडेट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स एंड सिक्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट्स ऑफ इंडिया. तो इसका क्या मैंडेट है, इंटरेस्ट जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट रखना और इंश्योर करना फ्रीडम ऑफ ट्रेड और रहेगी मार्केट में. थर्ड है इट हैज़ पावर टू कैंसल एन एक्विजिशन डील इफ़ इट इज़ एंटी कम्पिटिटिव. एक्विजिशन डील को कैंसिल कर सकता है, जैसे मान लो फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, ऐसे ही. द डिसीजन ऑफ द CCI कैन बी चैलेंज इन द NCLAT नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल. तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है. फर्स्ट एंड फोर्थ. A है फर्स्ट एंड फोर्थ, B है सेकेंड, C है सेकेंड थर्ड फोर्थ और D है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन C है, सेकेंड थर्ड फोर्थ करेक्ट है. रिसेंटली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑर्डर्ड ए डिटेल प्रोब अगेंस्ट दी गूगल के खिलाफ एक जांच करने के लिए बोला गया. गूगल अब्यूज़ ऑफ इट्स डोमिनेंट पोजीशन, मार्केट में डोमिनेंट है, गूगल पे ही सर्च करते हैं हम सब कुछ. प्राइमरली विद रिगार्ड टू इट्स डिजिटल पेमेंट्स एप्लीकेशन, जैसे गूगल पे. मान लो पेमेंट का मेथड ये गूगल पे ही दिखाएगा,
ये कंपटीशन को घटा रहा है। CCI इज ए स्टेट्यूटरी एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडी। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द कंपटीशन एक्ट 2002। इट वॉज ड्यूली कंस्टिट्यूटेड इन दी 2009, 2009 में आई थी एग्जिस्टेंस में। एस्टैब्लिश अंडर द कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द फंक्शन ऑफ द CCI इज to eliminate practice having adverse effect on the competition and promote such a sustainable competition to protect the interest of the consumer and ensure freedom of the trade in the market। competition को मतलब बढ़ावा देना है, जो competition को कम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। CCI has the powers to cancel acquisition and charge financing on any company including in anti-competitive practice or policy। तो इसके पास पावर है एक्विजिशन, मान लो कोई कंपनी दूसरी छोटी कंपनी को खरीद रही है कंपटीशन कम करने के लिए, तो उसके पास पावर है, उसको कैंसिल कर सकता है। फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है इज अपीलेट बॉडी फॉर डिसीजन ऑफ द CCI। ये अपीलेट बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द इक्वलाइजेशन लेवी, मतलब जैसे पेपरों में भी इक्वलाइजेशन होता है, जैसे आजकल कंपटीशन के पेपर में जैसे SSC इक्वलाइजेशन करता है कि भाई एक दिन पेपर टफ आया तो उसके जो बच्चों को ज़्यादा मार्क्स दे देते हैं, वही इक्वलाइजेशन लेवी है, लेवी लगाना होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज़ नाइदर ए पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स नॉर कॉर्पोरेट टैक्स। ना ही ये इनकम टैक्स का पार्ट है ना ही कॉर्पोरेट टैक्स का। सेकेंड है फॉरेन कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू पे द लेवी द कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द टैक्स ट्रीटीज टू द अवॉइड डबल टैक्सेशन इन देयर होम कंट्रीज। मान लो जिनके पास अपने जिस कंट्री से हमारा टैक्स के रिलेटेड संधि है, ट्रीटीज़ हैं, तो वो उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं क्या अपने देश में टैक्स बचाने के लिए। देयर इज ए प्रोविजन ऑफ द पेनल्टी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द इक्विजिशन लेवी अलोंग विद द इंटरेस्ट ऑफ द केस ऑफ द फेलियर ऑफ द पे टू द लेवी। मान लो पेनल्टी का भी कोई प्रोविजन है इसमें, अगर इक्वलाइजेशन लेवी का है अलोंग विद द इंटरेस्ट केस ऑफ द फेलियर टू पे लेवी, तो अगर टैक्स देने में नाकाम रहता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट और डी है फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन डी है। इक्वलाइजेशन लेवी एज ए टैक्स वाज इम्पोज ऑन नॉन रेजिडेंट डिजिटल फर्म्स, जो यहाँ की फर्म्स नहीं है डिजिटल, हु जनरेट इनकम इन इंडिया एंड ट्रांसफर इट टू द रजिस्टर्ड लोकेशन ओवरसीज। यहाँ से पैसा जनरेट करते हैं, बाहर भेज देते हैं। द प्रैक्टिस वाज फॉलोड MNC टू अवॉइड पेइंग टैक्स इन इंडिया। मान लो वहाँ पे कोई छोटी मोटी कंपनी खरीद ली, उसको सामान बेच दिया, वहाँ पे टैक्स बचाने के लिए, यहाँ से टैक्स बचाने के लिए ऐसे काम करते हैं। इक्वलाइजेशन लेवी वाज ब्रॉट थ्रू ए सेपरेट प्रोविजन अंडर द फाइनेंस एक्ट 2016 के लॉ के अंदर है। इट्स फॉर्म्स नाइदर ए पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स और नॉर कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स का भी पार्ट नहीं है, ना ही कॉर्पोरेट टैक्स का है। लेवाई टैक्स अलग ही है, 2016 में आया था। एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, फॉरेन कंपनीज which are required to pay the levy cannot enjoy the benefit to tax treaties to avoid double taxation in their home countries। मतलब यहाँ पे लेवी टैक्स दे दिया, बट वहाँ पे भी अपने कंट्री में उनको टैक्स देना पड़ेगा, उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। एज पर लॉ लेट पेमेंट ऑफ द इक्वलाइजेशन लेवी विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ द 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। 1% टैक्स लगेगा। नॉन पेमेंट कैन बी रिजल्ट इन ए पेनल्टी इक्वल टू अमाउंट ऑफ द इक्विजिशन लेवी अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट भी लगेगा अगर नहीं देते हैं तो पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल इज एम्प्लॉयड इन द हाईवे कंस्ट्रक्शन इन इंडिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हैम। फर्स्ट स्टेटमेंट है द डेवलपर विल रिसीव 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एज ए डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम द NHAI एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट पे 40% पैसा मिल जाएगा क्या। सेकेंड है दिस मॉडल अलाउ प्रोजेक्ट कॉस्ट टू इंक्रीज इन्फ्लेशन। ये मॉडल अलाउ करता है प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ाने में, महंगाई के हिसाब से उसकी प्रोजेक्ट की पैसा ज़्यादा बढ़ जाता है क्या। थर्ड है द डेवलपर हैज़ नो रोल इन मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। डेवलपर का क्या मेंटेनेंस में कोई प्रोजेक्ट नहीं होता। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है सेकेंड, सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका आंसर बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अंडर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल द डेवलपर विल रिसीव 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फ्रॉम द NHAI इज 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 5 किस्तों में 40% पैसा मिलेगा। लिंक टू द प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन माइलस्टोन नोट द स्टार्ट में पैसा नहीं मिलता, कितना प्रोजेक्ट पूरा हुआ उसी हिसाब से 5 किस्तें आएंगी। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज द सेलेक्टेड डेवलपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड फाइनेंसिंग 60% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, ऑपरेटिंग
एंड ट्रांसफरिंग द प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन पीरियड ऑफ द 15 ईयर्स। मतलब उसको 40% पैसा मिलेगा 5 इंस्टॉलमेंट में, 60% पैसा तब मिलेगा जब वो 15 साल बाद अपना प्रोजेक्ट डिजाइन विजाइन अच्छे से रखेगा, रोड की मेंटेनेंस रखेगा। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अंडर दिस मॉडल ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी अलाउड टू इंक्रीज विद द इन्फ्लेशन। मतलब महंगाई बढ़ गई तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता है। टू हैज द डेवलपर अगेंस्ट द इन्फ्लेशन रिस्क एसोसिएटेड विद द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। मान लो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती जाती है तो क्योंकि मेंटेनेंस का काम वही करेंगे तो इसको इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। द मॉडल हैज़ प्रोविजन फॉर द इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रोजेक्ट कॉस्ट ओवर टाइम। तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द डेवलपर शैल रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट टिल द एंड ऑफ द कंसेशन पीरियड। मतलब 15 साल तक तो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। That is all for today. I will come tomorrow with more questions and please share my video among your friends.